श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुकी है जी। ठीक 11:17 अब हुए हैं और तारीख आपको पता है, आज है 14 जुलाई 2022। दिस इज 14th ऑफ जुलाई 2022 और आज से ही हम शुभारंभ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं जीएस स्पेशल के इस नए बैच का। जैसा कि आपको मैंने परसों आकर बताया था कि हम लोग जुलाई का जो जीएस स्पेशल बैच है वो 14th ऑफ जुलाई से लेकर आ रहे हैं। तो आज 14 जुलाई है, क्लास पूरी तरीके से लाइव है। आप सभी लोगों का स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। दिव्यांशु, सुदर्शन, कपिल, प्रयाग, शशि, श्वेता, विनय, आशीष, श्वेता, आयुष, मिस्टर हर्ष, आशुतोष, जयवीर, ये कुछ लोग हैं जिनके अंकित, ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स यहाँ स्क्रीन पर मैं देख पा रहा हूं। साथ में जुड़ी हैं अर्चना, ओम प्रकाश, आंचल, संजय, आशीष, मयंक। तो सारे के सारे लोग यहां पर जल्दी से मौजूद हो जाइए। दिस इज जीएस स्पेशल न्यू बैच। हाँ जी, तो ये है जीएस स्पेशल का नया बैच जिसकी शुरुआत हम आज से ही कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जीएस या जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन में हमें पढ़ने होते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स, जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और जनरल साइंस, जिसमें हम कवर करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इस जीएस स्पेशल के बैच में मेरे पास दो सब्जेक्ट्स रहेंगे, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी। ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप सभी लोगों का स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। यदि आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, खासकर यदि आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या एसएससी के किसी भी एग्जाम और किसी भी फॉर्मेट की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए ये बैच बिल्कुल पर्याप्त रहेगा। और इस बैच का जो लेवल रहेगा वो हम ग्रेजुएट लेवल रखेंगे फॉर अ वन डे एग्जामिनेशन, जो वनडे एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से ये बैच क्या होने वाला है, यूजफुल होने वाला है। चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं जीएस की। और जीएस में आज हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं हिस्ट्री या इतिहास। सबसे पहले समझेंगे हिस्ट्री या इतिहास। दोस्तों, जैसे ही मैंने यहां पर लिखा बोर्ड पर हिस्ट्री या इतिहास, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली ही बात क्या आती है, सबसे पहला ही विचार हमारे दिमाग में क्या आया कि भाई हम हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं। हम हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं अपने पास्ट के बारे में या अपने अतीत के बारे में। और आप जानते हैं कि अतीत में घटित हुई घटनाओं के ही अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। बुजुर्गों ने ऐसा कहा है, विद्वानों ने ऐसा कहा है कि हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट, इतिहास एक ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, जो हमें बताता है कि हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या अतीत में या पास्ट में घटित हुई सारी की सारी घटनाएं इतिहास होती हैं? जी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर कौन सी घटनाओं को इतिहास कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, अतीत में या पास्ट में घटित हुई वो घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जो डेफिनेटली हुई हैं, जिनके होने के हमारे पास सोर्सेज हैं या स्रोत हैं, केवल उन्हीं घटनाओं को क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है, हिस्ट्री कहा जाता है। यदि हम इस हिस्ट्री शब्द की बात करें तो ध्यान रखेंगे कि ये जो हिस्ट्री शब्द है, ये जो हिस्ट्री वर्ड है,
हाँ जी, आई होप अब वीडियो बिल्कुल ठीक से चल रही होगी, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि बीच बीच में वीडियो हैंग हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है क्या? ठीक है ना? इसकी थोड़ी सी ना ब्राइटनेस हल्की सी कम करो, हल्की सी। अब ठीक है? अब ठीक है ना? ठीक है। हाँ जी, तो मैंने कहा कि इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई उन घटनाओं के बारे में जानकारी देता है जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जो डेफिनेटली हुई हैं, जिनके होने के हमारे पास सोर्सेज हैं, हमारे पास स्रोत हैं। लेकिन ये जो हिस्ट्री शब्द है, ये जो हिस्ट्री वर्ड है, ये डिराइव हुआ है या बना है एक ग्रीक वर्ड से, यानी कि एक यूनानी शब्द से। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक ग्रीक वर्ड जो कहलाता है हिस्टोरिया। हिस्ट्री शब्द डिराइव हुआ है, बना है हिस्टोरिया शब्द से, जो कि एक यूनानी भाषा का शब्द है, जो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। और हिस्टोरिया का मतलब ही क्या होता है? हिस्टोरिया का मतलब ही है द इंफॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। छानबीन करके, इन्वेस्टिगेशन करके हमें जो भी जानकारी मिलती है, जो भी ज्ञान मिलता है, जो भी नॉलेज मिलती है, दैट इज नोन एज हिस्टोरिया। उसी को हिस्टोरिया कहते हैं। इसीलिए हिस्टोरिया शब्द से ही क्या बना है? हिस्ट्री बना है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, सबसे पहले एक ग्रीक पर्सन या एक यूनानी व्यक्ति के ही द्वारा, इस यूनानी व्यक्ति का नाम था हेरोडोटस। इस यूनानी पर्सन का नाम था हेरोडोटस। और आप जानते हैं कि हेरोडोटस ने ही सबसे पहले एक बुक लिखकर, एक पुस्तक लिखकर, इसकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका, अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी। इसी ने लिखी थी हिस्टोरिका नामक पुस्तक। और इसी ने इस हिस्टोरिका नामक पुस्तक में अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी। और क्योंकि ये काम सबसे पहले हेरोडोटस ने किया था, इसीलिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, हेरोडोटस इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। इसीलिए हेरोडोटस को ही क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस कहलाता है इतिहास का पिता। इसे कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का पिता। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो अतीत में घटित हुई उन घटनाओं के बारे में जानकारी देता है जो निश्चित तौर पर घटित हुए हैं, जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जो डेफिनेटली हुई हैं। तो ध्यान रखेंगे, जिन सोर्सेज से या जिन स्रोतों से हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, वो जो सोर्सेज हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। या तो वो होंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, या तो वो होंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, या जिन्हें आप हिंदी में कह सकते हैं पुरातात्विक स्रोत। और जब हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की, पुरातात्विक स्रोत की, तो आप जानते हैं कि पुरातात्विक स्रोतों में हम इंक्लूड कर सकते हैं किसे? इंस्क्रिप्शंस को। इंस्क्रिप्शंस का मतलब अभिलेखों को। इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं मॉन्यूमेंट्स को, यानी कि स्मारकों को। इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं कॉइन्स, यानी कि सिक्के। इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं स्टैचूज, मूर्तियां। और वो सारे के सारे अवशेष जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा दूसरे प्रकार के जो सोर्सेज हैं वो कहलाते हैं लिटरेरी सोर्सेज। उन्हें कहा जाता है लिटरेरी सोर्सेज या साहित्यिक स्रोत।
लिटरेरी सोर्सेज या साहित्यिक स्रोत, और ध्यान रखेंगे लिटरेरी सोर्सेज में, साहित्यिक स्रोतों में हम उन पुस्तकों को इंक्लूड करते हैं, उन ग्रंथों को इंक्लूड करते हैं, उन किताबों को इंक्लूड करते हैं जो प्राचीन काल से, प्राचीन समय से ही लिखी गई हैं और हमें अतीत के बारे में जानकारी देती है। और ये जो लिटरेरी सोर्सेज हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये भी 3 प्रकार के हो सकते हैं भाई। या तो ये रिलीजियस होंगे, यानी कि या तो ये धार्मिक होंगे, और यदि हम धार्मिक या रिलीजियस सोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारी रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ये सारे के सारे क्या हैं? धार्मिक साहित्यिक स्रोत या रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज। और जहां ये रिलीजियस हो सकते हैं तो वहीं दूसरे प्रकार के ये नॉन रिलीजियस भी हो सकते हैं, या गैर धार्मिक भी हो सकते हैं। और यदि हम नॉन रिलीजियस की बात करते हैं, गैर धार्मिक की बात करते हैं, तो इसके भी हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं। इसके भी हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, पतंजलि का महाभाष्य, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, ये सारी की सारी वो पुस्तकें हैं जो अतीत के बारे में जानकारी देती हैं, लेकिन धार्मिक नहीं है, अलौकिक है, नॉन रिलीजियस है। या फिर तीसरे प्रकार के होते हैं जिन्हें कहा जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स, या हिंदी में लिखेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण या वर्णन। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स या विदेशी यात्रियों का विवरण। तो अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के क्या होते हैं? सोर्सेस होते हैं, स्रोत होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि अतीत में कोई भी घटना घटित हुई है और उस घटना के घटित होने का इन दोनों टाइप के सोर्सेज में से हमें कोई भी सोर्स मिल जाता है तो आप उसे हिस्ट्री कह सकते हैं। और यदि उस घटना का ना ही हमारे पास कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स है और ना ही कोई लिटरेरी सोर्स, तो आप उसे हिस्ट्री नहीं कह सकते हैं, फिर उसे केवल और केवल क्या कहा जाएगा? पास्ट, अतीत। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड द पास्ट। ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है इतिहास और अतीत में। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं महत्वपूर्ण भाई, क्योंकि आप लोग जीएस पढ़ने के लिए आए हैं, आप लोग जीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप में से काफी सारे लोग होते हैं कि भाई जो 1-2 क्लास के बाद बोलते हैं कि सर हम हिस्ट्री की, पॉलिटी की या किसी भी सब्जेक्ट की कौन सी बुक ले सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, मेरी हिस्ट्री की बुक का नया एडिशन आ चुका है। दिस इज माय न्यू हिस्ट्री स्पेशल क्लास नोट्स बुक्स। यदि आप, है ना, यदि आप, किसी ने यहाँ पे पूछा था कि सर लाइव क्लास और वीओडी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, यदि आप समय बचाना चाहते हैं, यदि आप, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, टाइम बचाना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, आपके पास ये बुक होनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी यूजफुल बुक। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बुक आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। इसके अंदर एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री चारों हैं। हालांकि जीएस स्पेशल के बैच में हम वर्ल्ड हिस्ट्री कवर नहीं करते हैं, क्योंकि वो वनडे एग्जामिनेशंस में, एसएससी के एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती है। लेकिन यूपीएससी के एग्जाम्स हो गए, पीसीएस के एग्जाम्स हो गए, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से भी मेंस में क्या होता है, आपसे पूछा जाता है। तो डेफिनेटली ये बुक आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। ये बुक आपके पास होनी चाहिए। इस बुक में 450, लगभग 425 पेजेस हैं, ठीक है। तो इस बुक को आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं और मंगा सकते हैं। आपको केवल, है ना, आपको केवल फ्लिपकार्ट पर लिखना है हिस्ट्री स्पेशल क्लास नोट्स बुक बाय अभिषेक सुमन सर। दिस इज बाइलिंगुअल बुक। यहाँ पर हिस्ट्री इंग्लिश में जरूर लिखा है, लेकिन इसमें जो भी कंटेंट दिया है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है।
कहने का मतलब ये जो बुक है पूरी तरीके से बाइलिंगुअल है। आप इसको फ्लिपकार्ट के जरिए ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ही आप फ्लिपकार्ट पर जाएंगे तो बस वहीं से आपको ये बुक मिल जाएगी। तो इस बुक को लेने से आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आपकी मेहनत आधी हो जाएगी। इस बुक को मंगाकर अपने पास रखिए। जब आप क्लास अटेंड करें तो इस बुक को अपने सामने रखिए और जो जो टॉपिक्स हम यहां पर डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को इस बुक में खोलिए। सिर्फ और सिर्फ क्लास में समझने पर ध्यान दीजिए और इसमें जो नोट्स अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल कीजिए अपनी तैयारी करने के लिए। समझदारी इसी में है। तो ये बुक आपको फ्लिपकार्ट से मिलेगी। आप इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। तो हमने समझा कि हिस्ट्री क्या है। हमने समझा हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। तो भाई अतीत में घटित हुई वो घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, डेफिनेटली हुई हैं, जिनके होने के हमारे पास सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। ठीक है ना? और ध्यान रखेंगे अब हम समझते हैं कि हमें इस बैच में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बैच में हमें पढ़नी है इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास। इसमें हम करेंगे इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास। और आप जानते होंगे कि हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने इंडियन हिस्ट्री को या भारतीय इतिहास को 3 मेजर पार्ट्स में क्या किया है? डिवाइड किया है। फर्स्ट मेजर पार्ट ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज एंशिएंट इंडिया, जिसका सबसे पहला भाग कहलाता है एंशिएंट इंडिया या हिंदी में आप कह सकते हैं प्राचीन भारत। दूसरा मेजर पार्ट कहलाता है मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। और तीसरा मेजर पार्ट कहलाता है मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत। एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है इंडियन हिस्ट्री। और दोस्तों, यदि आप इन तीनों हिस्ट्रीज को, इन तीनों पार्ट्स को आपस में कंपेयर करेंगे, इनकी तुलना करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इनमें सबसे लंबा जो पीरियड रहा और सबसे पुराना जो पीरियड रहा वो किसका रहा? एंशिएंट इंडिया का, यानी कि प्राचीन भारत का। इसीलिए एंशिएंट इंडिया कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, जिसमें सबसे पहला पार्ट कहलाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड,
सबसे पहला पार्ट कहलाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल। सर क्लास सप्ताह में कितने दिन होगी हिस्ट्री की? बेटे ये हिस्ट्री का बैच नहीं, ये जीएस का बैच है। तो यहां पर डेली क्लास होगी कम से कम 2 स्लॉट्स में, और 2 जीएस के सब्जेक्ट्स होंगे, वो कोई से भी हो सकते हैं। अब यदि आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो उसके लिए हिस्ट्री स्पेशल का बैच है अलग से, लेकिन यहां पे ये जीएस है, यहां पर जीएस के सारे सब्जेक्ट्स होंगे। टाइम टेबल आपको अपलोड किया जाएगा, आपको अपने एप्लीकेशन में अपने बैच में चेक करना है कि आज आपकी कौन सी क्लास है। तो सारा का सारा टाइम टेबल आपको एप्लीकेशन से पता चलेगा। तो जब भी आपकी क्लास होगी आपको पता चल जाएगा टाइम टेबल से। दूसरा पार्ट कहलाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा पीरियड कहलाता है हिस्टोरिक पीरियड, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं ऐतिहासिक काल। इन 3 मेजर पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत को। अब इन तीनों पार्ट्स में डिफरेंस क्या है? अब इन तीनों पार्ट्स में क्या डिफरेंस है? प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल, ध्यान रखेंगे, वो पीरियड है, वो काल है जिसके हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस तो है लेकिन कोई भी रिटन सोर्स नहीं है। कहने का मतलब जो केवल अवशेषों पर आधारित है, लिखित साक्ष्यों का नहीं। कहने का मतलब इस समय के हमारे पास केवल अवशेष है, या हमें केवल अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये इतनी पुरानी बात है जब मनुष्य के द्वारा लिपियों का आविष्कार नहीं किया गया था, पढ़ना लिखना शुरू नहीं किया गया था, मनुष्य के अंदर कोई सभ्यता नहीं थी। केवल और केवल अवशेषों के आधार पर ही हमने प्रागैतिहासिक काल को क्या किया है, हिस्ट्री में ऐड किया है। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जिसके हमारे पास अवशेष भी है और साथ में लिखित साक्ष्य या रिटन सोर्सेज भी है। लेकिन जितने भी लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं उन्हें आज तक भी पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की गई है। दे आर स्टिल अनआइडेंटिफाइड। कहने का मतलब मनुष्य ने तो लिपियों का आविष्कार कर लिया था, मनुष्य ने तो पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन अपनी लिपियों में उसने क्या कन्वे करने की कोशिश की, क्या लिखा, ये हम आज तक नहीं समझ पाए। वो अभी तक भी क्या है, अनआइडेंटिफाइड है। और हिस्टोरिक पीरियड ऐतिहासिक काल वो काल है जिसके हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं और साथ में रिटन सोर्सेज भी। और जितने भी रिटन सोर्सेज हमें मिले हैं उन्हें पढ़ने में भी सफलता हासिल कर ली गई है, इसीलिए उसको हमने क्या कहा, हिस्टोरिक पीरियड। अब यदि आप इन तीनों पीरियड्स को आपस में कंपेयर करें तो सबसे लंबा और सबसे पुराना पीरियड रहा प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल। इसीलिए इसको हम डिवाइड करते हैं 2 एजेस में। एक कहलाती है स्टोन एज, या हिंदी में आप लिख सकते हैं पाषाण युग। नाम से ही पता चल रहा है जिस एज में, जिस युग में, जिस एज में या जिस युग में मनुष्य केवल पत्थरों का इस्तेमाल किया करता था, पाषाणों का इस्तेमाल किया करता था, उसी को हम स्टोन एज कहते हैं, पाषाण युग कहते हैं। लेकिन मनुष्य ने अपने लिए सबसे पहले किस धातु को खोजा, कॉपर। तो जब पत्थरों के साथ साथ मनुष्य ने तांबे का भी इस्तेमाल शुरू किया तो हम प्रवेश कर गए कॉपर एज में, यानी कि ताम्र युग में। तो हम प्रवेश कर गए कॉपर एज या ताम्र युग में। अब यदि अब इन दोनों युगों को आपस में कंपेयर करें तो सबसे पुराना और सबसे लंबा जो युग रहा इन दोनों में, तो स्वाभाविक सी बात है वो कौन सा रहा, वो रहा स्टोन एज या पाषाण युग।
इसीलिए स्टोन एज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। इसीलिए हम स्टोन एज को भी 3 मुख्य भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें सबसे पहला कहलाता है पैलियोलिथिक पीरियड, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं पूरा पाषाण काल। दूसरा मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल। और तीसरा कहलाता है नियोलिथिक पीरियड, या आप हिंदी में कह सकते हैं नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। हाँ, आपके हिस्ट्री बुक के लिए क्या लिखा है? फ्लिपकार्ट पर क्या सर्च करना पड़ेगा? भाई बुक के लिए बुक ही सर्च करेंगे, जूते सर्च करने से थोड़ी मेरी बुक मिलेगी। आसान है यार। देखो, क्रोम खोलिए, क्रोम पे फ्लिपकार्ट खोलिए, ये आ गया देखो flipkart.com। और जैसे ही फ्लिपकार्ट खोलेंगे ये आ गया फ्लिपकार्ट का होम पेज। और बस आपको जाकर टाइप करना है हिस्ट्री क्लास नोट्स बाय अभिषेक सुमन सर। तो हिस्ट्री क्लास नोट्स बाय अभिषेक सुमन सर को जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 2 बुक्स, हिस्ट्री स्पेशल क्लास नोट्स और एक है इतिहास स्पेशल। तो ये जो इतिहास स्पेशल लिखा है ये पुराना एडिशन है, ये नहीं मंगाना आपको। आपको ऑर्डर करना है ये वाला, ये नया एडिशन है जो अभी अभी आया है 2-3 दिन पहले। ये बुक आपको मंगानी है। लीजिए भाई, आपके सामने है। इस तरीके से ऑर्डर करना है, सिंपल सी बात। ठीक है। हाँ जी, तो मैंने कहा कि हम स्टोन एज को भी क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल। तो ध्यान रखेंगे, पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल उस काल को माना जाता है जिसमें मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार किया गया था। हालांकि मनुष्य को आग का इस्तेमाल करना तो नहीं आया था, लेकिन उसने आग का आविष्कार किया था। पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर वो जानवरों का शिकार किया करता था। ही यूज्ड टू बी अ हंटर इन दैट पीरियड। वो इस काल में एक शिकारी हुआ करता था, एक हंटर हुआ करता था, और उसका मुख्य काम हुआ करता था फूड गैदरिंग, भोजन संग्रहण। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जगह बदल बदल कर रहा करता था, औजारों को बनाकर जानवरों का शिकार किया करता था अपने जीवन निर्वाह के लिए। उसी पीरियड को कहा जाता है पैलियोलिथिक पीरियड। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क का विकास हुआ, तो ध्यान रखेंगे इन मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल में, मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन, मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई। और जिस काल में मनुष्य ने पशुपालन शुरू किया, डोमेस्टिकेशन शुरू किया, और जिस काल के सबसे पहले एविडेंसेस हमें मानव कंकाल या ह्यूमन स्केलेटन्स के मिले, उसी पीरियड को क्या कहा गया? मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल। धीरे धीरे ह्यूमन ब्रेन की और डेवलपमेंट हुई। और ध्यान रखेंगे, मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर इन नियोलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल में मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई। नव पाषाण काल में मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई।
और इसी नियोलिथिक पीरियड में मनुष्य के द्वारा अपने लिए सबसे पहली धातु खोज ली गई, जो है तांबा, जो है कॉपर। और ध्यान रखेंगे, इसके बाद पत्थरों के साथ साथ मनुष्य ने तांबे की भी या तांबे का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन जब नियोलिथिक पीरियड के ही हम अंतिम चरण में थे, तो मनुष्य के द्वारा लिपियों की शुरुआत या लिपियों की खोज कर ली गई। और जब लिपियों की खोज की गई तो हम प्रवेश कर गए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। कहने का मतलब, भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत के 3 भाग हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के 2 युग हैं, एक पाषाण युग और एक ताम्र युग। और पाषाण युग के भी 3 पीरियड, 3 काल हैं: एक पुरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। इसमें डिवाइडेड है इंडियन हिस्ट्री। अब यहां पर हमने जितने भी पीरियड लिखे हैं, अब यहां पर हमने जितने भी काल लिखे हैं, भाई वो नाम से ही पता चल रहा है कि हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। लेकिन हम एग्जैक्टली कितनी पुरानी बात कर रहे हैं, ये हमें तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक हम यहां पर तारीखों का इस्तेमाल नहीं करेंगे या डेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, डेट्स को इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले हम यही समझते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज चल रहा है वर्ष 2022, और यदि अभी वर्ष 2022 चल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, कभी 1000 भी रहा होगा, कभी 500 भी रहा होगा, कभी 100 भी रहा होगा और कभी 0 भी रहा होगा। 0 का मतलब, भाई यदि हम बात करें आज 2022 किस कैलेंडर के अनुसार चल रहा है, तो इस कैलेंडर को हम क्या कहते हैं, इसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। इसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो ईसाइयों के द्वारा बनाया गया है। और ईसाइयों के द्वारा बनाया गया है, जो चलता है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जो ईसा मसीह के जन्म के आधार पर चलता है। और ऐसा माना जाता है कि कैलेंडर की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से हुई। तो यदि हम बैक जाते हैं तो ये जो 0 है, आप कह सकते हैं कि यहीं पर जन्म हुआ किसका, ईसा मसीह का, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ईसा मसीह का जन्म इजराइल की राजधानी जेरूशलेम के बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। आज से लगभग 2022 साल पहले आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उसी के बाद से ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन क्या ईसा मसीह के जन्म से पहले, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले दुनिया नहीं थी, लोग नहीं थे, सभ्यता नहीं थी, सिविलाइजेशन नहीं थी? सब कुछ था। बस वही जो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले एग्जिस्ट किया करता था, उसी को आप डिनोट करेंगे, उसी को आप लिखेंगे बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। बीसी या बिफोर क्राइस्ट, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं ईसा पूर्व, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं ईसा पूर्व। कितना ईसा पूर्व? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूं कि ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले, तो आप उसको लिख देंगे 100 बीसी। ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले, तो आप उसको लिख देंगे 500 बीसी। ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले, तो आप उसको लिख देंगे 1000 बीसी। ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले, तो आप लिख देंगे 2500 बीसी। ईसा मसीह के जन्म से लगभग 5 लाख साल पहले, आप उसे लिख देंगे 5 लाख बीसी। कहने का मतलब, भारत के इतिहास की शुरुआत कहां से होगी? 5 लाख बीसी से। और जब हम 5 लाख बीसी से बढ़ना शुरू करेंगे किधर? 0 की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि जो तारीखें हैं
वो इंक्रीज नहीं हो रही हैं बल्कि डिक्रीज हो रही हैं, वो चलेंगी घटते हुए क्रम में। क्योंकि मैंने यहां पर कोई तारीख नहीं लिखी है, मैंने तो सिर्फ ये बताया है ईसा मसीह के जन्म से इतने साल पहले ऐसा हुआ था। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई गौतम बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले हुआ और गौतम बुद्ध की मृत्यु ईसा मसीह के जन्म से 483 साल पहले हो गई। तो यदि हम गौतम बुद्ध का पीरियड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 563 बीसी से 483 बीसी, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। लेकिन आप जानते हैं कि चाहे 483 से पहुंचे 563 या 563 से वापस 483, टोटल कितना है? 80 ईयर्स, 80 साल। बिल्कुल ऐसे ही महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 540 साल पहले हुआ था और ईसा मसीह के जन्म से 468 साल पहले उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो इसका मतलब वो 72 वर्ष की आयु में मरे, यही मतलब हुआ। इस तरीके से हम 5 लाख बीसी से कहां तक पहुंचेंगे? 0 तक पहुंचेंगे। और जब हम 0 पर पहुंचेंगे तो हम इसे 0 ईयर नहीं कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे? एडी। एडी लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब है एनो डोमिनी। इसका मतलब है एनो डोमिनी विच इज अ लैटिन वर्ड, जो लैटिन भाषा का शब्द है। और ध्यान रखेंगे इसी को इंग्लिश में आप सीई भी लिख सकते हैं, कॉमन एरा। और हिंदी में हम इसको लिखते हैं ईसवी। और यदि हम इसको बीसी लिख सकते हैं, यदि हम इसको सीई लिख सकते हैं तो इसको बीसीई भी लिख सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा। तो जैसे ही हम एडी पर पहुंचेंगे तो वहां से जो तारीखें हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलनी शुरू होंगी। पहला साल, दूसरा साल, 100वां साल, 500वां साल, 1000वां साल, 2022। कहने का मतलब दिस इज कॉमन एरा, दिस इज नोन एज अ कॉमन एरा। तो यदि कोई भी घटना हम कॉमन एरा में लिखेंगे तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुगल बादशाह औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1707 ईस्वी में। ठीक है, हम समझ गए ये कॉमन एरा है। इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं? तारीखों का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए, हमने जितने भी पीरियड्स यहां पर लिखे हैं अब हम जानते हैं और समझते हैं कि उन्हें किस तरीके से और किन किन तारीखों में डिवाइड करके हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। जैसे पैलियोलिथिक पीरियड 5 लाख बीसी से लेके 8000 बीसी तक का जो पीरियड है वो कहलाता है पैलियोलिथिक पीरियड। ईसा के जन्म से 5 लाख साल पहले से लेके ईसा के जन्म से 8000 साल पहले तक का पीरियड कहलाता है पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल। 8000 बीसी से 4000 बीसी तक का पीरियड कहलाता है मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल। और 4000 बीसी से लेके लगभग 2500 बीसी तक का पीरियड कहलाता है नियोलिथिक पीरियड। लेकिन नियोलिथिक पीरियड में ही मनुष्य पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल करने लगा था, इसीलिए 3000 बीसी से लेके लगभग 2000 बीसी तक का पीरियड आप कह सकते हैं वो कॉपर एज रहा, वो ताम्र युग रहा। लेकिन जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 2500 साल बाकी थे, यानी कि हम 2500 बीसी में थे,
तो मनुष्य के द्वारा लिपियों का आविष्कार कर लिया गया और हम प्रवेश कर गए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, जहां पर हम बात करेंगे अपने देश की सबसे पुरानी दो सिविलाइजेशंस के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक, और इसी में हम पढ़ लेंगे वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। बस बस इसके बाद जब ईसा मसीह को जन्म लेने में बाकी होंगे 600 ईयर्स, 600 साल, तो उसके बाद मनुष्य के द्वारा जो भी लिपियां लिखी गई हैं